आज हम कक्षा 10 संचयन से गुरुदयाल सिंह द्वारा लिखे सपनों के से दिन इस पाठ की व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे। व्याख्या को पूर्ण रूप से और आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में पाठ से एक सवाल भी आपको मैं दूंगी, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। गुरुदयाल सिंह जी का जन्म पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में हुआ था। अपने पारिवारिक काम को करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और कलम को थाम लिया। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। इनकी प्रथम कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। गुरुदयाल सिंह जी जब कॉलेज में प्राध्यापक थे तब उन्हें अपना ही उपन्यास पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। यह अवसर बहुत कम ही प्राध्यापकों या शिक्षकों को मिलता है। यह उनके लिए बहुत बड़ी और अनूठी बात थी। वे अपनी कहानियों के लिए बहुत ही सहजता से पात्रों का चुनाव खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलितों के बीच से करते थे, जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं, जो उनकी दीनता और बेबसी के कारण है। यदि सम्मान की बात करें तो पंजाबी भाषा में इनकी उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित होने का गौरव इनको हासिल हुआ है। इन्होंने एक लेखक के तौर पर कई देशों का भ्रमण भी किया है। तो आइए गुरुदयाल सिंह द्वारा लिखी आत्मकथा सपनों के से दिन इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक अपने बचपन और आसपास के बच्चों की स्थिति के बारे में अवगत करवा रहे हैं कि वे किस तरह से खेलने जाते थे और उनकी क्या स्थिति होती थी। पाठ की शुरुआत लेखक ने अपने बचपन से की है। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल होते थे। जब खेलते कूदते भागते दौड़ते हमें चोटें लगती और हम जख्मी हो जाते तो सभी की माँ बहनें हम पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती थी। ये हमारे साथ भी होता था। ऐसा बचपन में होता है कि अगर माँ ने पहले ही हमें वार्निंग दे दी है कि देखो उस तरफ मत जाओ, चोट लग जाएगी, और फिर भी अगर हम मस्ती करते थे और चोट लग जाती थी तो माँ की प्यार की जगह पहले एक थप्पड़ ही पड़ता था हमें। पर पिटाई पड़ने के बाद भी सारे बच्चे फिर से खेलने चले जाते। लेखक ने यहाँ पर बच्चों की ऐसी प्रवृत्ति क्यों होती है, इस बात को तब समझा जब वे स्कूल में अध्यापक बनने के लिए ट्रेनिंग करने गए। वहाँ पर उन्होंने बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। आगे लेखक कहते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते थे, अर्थात निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। हम सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। न समझ पाने के कारण उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, लेकिन जब खेलते थे तो सभी एक दूसरे की बात बखूबी समझ जाते थे। हम में से ऐसा कोई न था जिसे स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ना कैद न लगता हो। जब अगली श्रेणी या कक्षा में जाते तो एक और कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी किताबों से जाने कैसे बास आती कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर वर्ष अपनी माँ के साथ नानी के घर चले जाते थे। नानी के घर खूब दूध, दही और मक्खन मिलता था। नानी के गांव में ही जो तालाब था उसमें दोपहर तक नहाते रहते। फिर जो जी में आता नानी से मांगकर खा लेते थे। आगे लेखक कहते हैं कि जब छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। हर दिन डर बढ़ता चला जाता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। दिन बहुत छोटे लगने लगते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। लेखक कहते हैं कि ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। जब लेखक अपने नानी के गांव में रहते और स्कूल की छुट्टियों का होमवर्क मिलता उन्हें, समर वेकेशन वर्क पहले से तो करते नहीं थे, सिर्फ मस्ती करते थे। और आखिरी दिन पर जब उन्हें वो याद आता कि अब तो मास्टर जी से पिटाई पड़ेगी, तब उन्हें वो डर सताने लगता कि अब किस तरह से अपना होमवर्क कंप्लीट करें। पर लेखक भी
किसी तरह से फिर रात दिन एक करके अपने होमवर्क को कंप्लीट करते और अंत में वो होमवर्क पूरा तो होता नहीं था तो मास्टरों से पिटाई ही खा लेते थे कि चलो पिटाई ही खा ली जाए। लेखक कहते हैं कि हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के एच की तरह बने थे। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती। स्कूल के प्रार्थना के समय वे बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार अर्थात हाइट के अकॉर्डिंग खड़े लड़कों को देखकर उनका चेहरा खिल उठता। स्कूल के सारे अध्यापक भी उनके पीछे कतारबद्ध खड़े हो जाते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद जो पीटी के शिक्षक थे, वे लड़कों के बीच जाकर देखते कि कोई कतार से बाहर तो नहीं है। वे बहुत कड़क मास्टर थे जो बच्चों को तुरंत सजा दे देते थे। किंतु इसके विपरीत हमारे हेडमास्टर शर्मा जी थे। वे बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। लेखक कहते हैं कि शर्मा जी 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी खुद पढ़ाया करते थे। लेखक के अनुसार बिना रोए चिल्लाए स्कूल कभी जाना नहीं होता था, परंतु स्कूल में कभी कभी ऐसा भी पल हुआ करता था जिसके चलते स्कूल अच्छा भी लगता था। जब पीटी टीचर स्काउटिंग का अभ्यास कराते समय नीली पीली झंडियां हाथ में पकड़ाकर 1 2 3 करते तो झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं लहराते तो बहुत ही मजा आता था और अच्छा भी लगता था। हमारे द्वारा अच्छा करने पर वे हमें शाबाशी दिया करते थे और हर वर्ष अगली श्रेणी या कक्षा में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। इसीलिए किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। लेखक के घर की माली स्थिति अर्थात आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर लेखक पढ़ना चाहते थे और उन दिनों अगर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे या उस माहौल में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे तो उनके माता पिता उन्हें पढ़ाई पर बहुत जोर नहीं दिया करते थे। वे सोचते थे आगे चलकर वो करेगा ही क्या, जो हमारा काम है उसी को तो उसे संभालना है, तो बस हिसाब किताब बच्चों को आ जाना चाहिए। अगर बच्चे न पढ़ना चाहे तो उन पे जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। परंतु लेखक का परिवार भी बड़ा था और लेखक पढ़ना भी चाहते थे, इसीलिए मास्टर जी उन्हें हर साल किसी एक दर्जे ऊपर के बच्चे के पुरानी पुस्तकें उन्हें पकड़ा देते थे। इसीलिए लेखक को कभी नई कक्षा में जाने का कोई चाव महसूस नहीं होता था। आगे लेखक कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लोगों को फौज में शामिल होने के लिए नौटंकी और गाने के माध्यम से आराम और बहादुरी के किस्से का दृश्य दिखाकर उन्हें आकर्षित किया करते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धूली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहन जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक गुरुदयाल सिंह जी अपनी आत्मकथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद को कभी मुस्कुराते नहीं देखा। उनसे सभी डरते थे और नफरत भी करते थे। वे बहुत कठिन सजा देने में माहिर थे। वे 4थी श्रेणी में फारसी पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को शब्द रूप याद करने को कहा, परंतु कोई भी बच्चा पूरी तरह शब्द रूप याद नहीं कर पाया था। मास्टर जी ने सभी बच्चों को टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़ने और पीठ ऊंची करने के लिए कहा। कई बच्चे सहन न कर सके। 3-4 मिनट के बाद वे बारी बारी गिरने लगे। तभी उसी वक्त हेडमास्टर शर्मा जी उधर से निकले। उन्होंने पीटी सर को बच्चों से इतना बुरा व्यवहार करते देखा तो उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने उन्हें बहुत डांटा और उनकी शिकायत डायरेक्टर को लिखकर भेज दी। जब तक ऊपर से आदेश नहीं आ जाते तब तक पीटी सर को स्कूल में आने की अनुमति भी नहीं थी। आगे लेखक कहते हैं कि बाद में पीटी मास्टर अपने घर पर आराम करते रहते थे। उन्हें अपनी नौकरी की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वे अपने पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भीगे हुए बादाम खिलाते और उनसे मीठी मीठी बातें किया करते थे। जब बच्चों की नजर पीटी मास्टर के इस मधुर व्यवहार पर पड़ी तो उन्हें एक चमत्कार सा लगा कि जो मास्टर स्कूल में बच्चों को बुरी तरह मारते पीटते थे, वे अपनों तोतों के साथ आखिर कैसी मीठी मीठी बातें कर सकते हैं। यह तो सचमुच आश्चर्यजनक है। लेखक ने यहाँ पर पाठ का अंत कर दिया है और लेखक बताना चाहते हैं 2 शिक्षकों के व्यवहार के बारे में। एक शिक्षक जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, हेडमास्टर जी। जो शिक्षक हमेशा बच्चों से अच्छे से मीठे से प्यार से बातें करते हैं, वो बच्चे हमेशा उनके मुरीद हो जाते हैं। परंतु कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों को डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन में रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि बच्चे अपने अनुशासन को भंग करें।
इसका कुछ कारण ऐसा है कि वे विषयों को क्या पढ़ाते हैं। इस बात से भी समझा जा सकता है हेडमास्टर साहब अंग्रेजी विषय को पढ़ाते थे, जिसमें आत्मीयता की जरूरत है, बच्चों को प्यार से उस विषय का ज्ञान प्रदान करना है। वहीं पीटी सर वे बच्चों को अनुशासन की समझ देते थे। उनका पहला कार्य बच्चों को अनुशासन में रखना अर्थात खेल कूद करवाना और खेल कूद के साथ साथ किस तरह अनुशासित होकर रहना है इस बात को बताना, ये उनका काम था। इसीलिए उनका कड़क मिजाज अर्थात कड़ा स्वभाव सहज था, परंतु अपने कड़े स्वभाव के कारण कभी कभी वो बच्चों को अधिक दंड भी प्रदान कर दिया करते थे, जो कि छोटे बच्चों के लिए कुछ अनुचित सा हो जाता था। उन्हें इसी बात को समझाने का बार बार हेडमास्टर जी ने प्रयत्न किया था, पर वो जब नहीं समझ पाए और जब हेडमास्टर जी ने स्वयं अपनी आंखों से बच्चों को कठिन दंड देते हुए उन्हें देख लिया था, तो हेडमास्टर साहब ने उनकी शिकायत लिखित रूप से डायरेक्टर को कर दी। अब बच्चों के लिए यह सोचना भी बहुत स्वाभाविक सा हो जाता था कि जो हेडमास्टर साहब स्कूल में आकर उन्हें इतना दंड देते थे, इतना डांटते थे, बच्चे जिनसे बहुत डरते थे, वही अपने घर के तोतों को इतना प्यार कैसे करते हैं, उनसे इतनी मीठी बातें करते हैं। तो कहीं न कहीं पीटी सर के दिल में भी एक वात्सल्य से भरा इंसान है, जिसके मन में भी प्रेम है अपने बच्चों के लिए। इसी बात को गुरुदयाल सिंह जी ने इस पाठ के द्वारा से बताया है कि किस प्रकार से बच्चे दो शिक्षकों के बीच भेद करके एक को अच्छा और एक को बुरा कह देते हैं, परंतु हर शिक्षक अपने बच्चों के विषय में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, कुछ अनुशासन के साथ दंड देकर, कुछ प्यार के साथ उन्हें समझाकर। कहते हैं ना, मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए अगर मिट्टी को पानी के नरम हाथ लगाने पड़ते हैं तो कहीं न कहीं उसे थोड़ी सी सख्ती के साथ भी शेप देना पड़ता है, उसे मोल्ड करना पड़ता है ताकि घड़ा सही आकार ले। एक छोटे बच्चे को विद्यालय में शिक्षक अनुशासन, डांट, दंड और प्यार सभी के साथ उस बच्चे का भविष्य बनाने में जुटे रहते हैं। तो उम्मीद है आपको इस पाठ की व्याख्या बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। तो इस पाठ से जुड़ा मेरा प्रश्न है, स्काउटिंग परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगते थे? इस पाठ का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए एंड प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।